हेलो फ्रेंड्स, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगले महीने उनका एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो गई होगी और कुछ बचा हुआ होगा उसे आप लोग एकदम रिफ्रेश कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन करके हमसे पूछा था कि सर कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बता दिए जाएं कि कौन कौन से टॉपिक पर विशेष फोकस कर लिया जाए। तो आज मैं इसी संदर्भ में यहाँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि बीपीएससी मेन एग्जामिनेशन में जो नेक्स्ट मंथ में होने वाला है तो उसमें करंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहली बात ये समझें कि मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा का कितना रोल है आपके एग्जामिनेशन में। आप देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन होता है यह एग्जामिनेशन 3 पार्ट में है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। ऐसे डिटेल्स बताने के पर्पज से जो लोग अभी तैयारी शुरू किए हैं या करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये काम आएगा। तो पीटी की जो परीक्षा है 150 मार्क्स का जीएस का एग्जामिनेशन होता है, यह क्वालिफाइंग है। इसका मेरिट लिस्ट में कोई काउंटिंग नहीं होता है। ये मेरिट लिस्ट में इसको काउंट करने की जरूरत नहीं होता, केवल ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। पीटी पास करके लोग मेंस में जाते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में जब आप बैठ रहे हैं तो वहाँ पर आपका जीएस का पेपर है 2 मार्क्स 300 और ऑप्शनल पेपर एक ही पेपर है 300, टोटल 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होगा। टोटल 1020 मार्क्स के एग्जामिनेशन है और 1020 में 900 मार्क्स आपको मुख्य परीक्षा का ही है, इसलिए यह परीक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने देखा है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर होती है, वो बेहतर लिख सकता है, बेहतर प्रैक्टिस कर सकता है, वह मेंस में बेहतर मार्क्स ला करके ही परीक्षा को पास कर सकता है। और आप देख रहे हैं कि बीपीएससी ने इंटरव्यू को जब हम लोग एग्जामिनेशन दिया था, जब पास किया था तो वहाँ 150 का था, यहाँ पर 1200 का था। तो इंटरव्यू के मार्क्स को भी थोड़ा कम कर दिया है। तो इससे फायदा क्या है, मेन एग्जामिनेशन अगर आपका बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा आप करते हैं तो संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं सफलता प्राप्त करने की और रैंक बेहतर लाने की। तो आइए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जीएस का, करंट अफेयर्स के क्या रोल हैं। यहाँ आप तो समझ ही गए हैं कि मेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर और इसको आप बेहतर से बेहतर करेंगे। अभी जो समय है उसको रिविजन करेंगे, आप बार बार तैयारी करेंगे और यहाँ इस चीज़ को समझ में आना चाहिए कि इंटरव्यू के लिए आप इसके बाद सोचें, 1 महीना के बाद सोचेंगे और एग्जामिनेशन के बाद सोचेंगे। अभी फुल्ली कंसंट्रेशन मेंस एग्जामिनेशन पर ही आपको देना है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे करंट रिलेटेड टॉपिक हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन हॉल की जो स्ट्रेटजी है वहाँ पर निर्णय आपको करना है कि किस प्रकार से किस प्रश्न को वहाँ हम आंसर देंगे। पहले से तैयारी करके जाना है, प्री प्लान्ड होना है, लेकिन यह पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहना है कि फलाने चैप्टर से ही आंसर लिखेंगे, फलाने चैप्टर को बेहतर करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ भी प्रश्न आता है। यहाँ देखिए कि हमने जो बताया था मेंस में, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री एंड कल्चर होता है जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं 38 मार्क्स के 114। दूसरा यहीं पे करंट अफेयर्स होता है, इसमें भी 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं 114। 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ आता है, यहाँ 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स का बात प्रश्न होता है, 4 आता है, इसमें 2 लिखना है आपको 36। हम जो लिखना है उसी को हम लोग ये कर रहे हैं। जो आपको लिखना है टोटल 8 क्वेश्चन ही लिखने हैं आपको, उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, टोटल मार्क्स है 300, उसमें 114 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स है। 300 में 114 मार्क्स का करंट अफेयर्स है और इस प्रकार करंट अफेयर्स का रोल इस परीक्षा में फर्स्ट पेपर में, जो फर्स्ट पेपर है हमारा जीएस का, उसमें 38% रोल है, 38%। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिन लोगों को दिक्कत है या जिनका स्टैट्स बढ़िया है वो स्टैट अच्छा करेंगे, घबराने की बात नहीं है। अगर किन्हीं को दिक्कत होती है तो घबराने की बात नहीं, आप इसको बेहतर बहुत अच्छा करें, इसको अच्छा करें और इसमें आप एवरेज भी तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन करंट अफेयर्स का फायदा अन्य पेपर में भी होता है। जो आपका सेकेंड पेपर है जीएस का, सेकेंड पेपर, उसमें फर्स्ट पार्ट जो है पॉलिटी का, वहाँ भी 3 × 38
इक्वल टू 114, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी 3 इंटू 38 114, एंड साइंस टेक 2 इंटू 38 72, 300 मार्क्स का यहाँ भी है। हम लोगों ने देखा है एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं जिसको हम लोग किताबों से पढ़कर, बुक से पढ़कर, नोट से पढ़कर आंसर देते हैं। लेकिन यदि हमारा करंट अफेयर्स बेहतर हो और उसका अध्ययन हमने काफी ब्रॉड लेवल पे किया है, बेहतर समझ विकसित किया है, तो निश्चित रूप से इस सेकेंड पेपर में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पॉलिटी के बहुत सारे करंट रिलेटेड पार्ट, इकोनॉमी के करंट रिलेटेड पार्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट रिलेटेड पार्ट आप इससे उसको अपडेट कर सकते हैं, आंसर को आप इनरीच कर सकते हैं, इस पार्ट को आप इनरीच कर सकते हैं। तो लगभग 50% इसका आपका 50% रोल जो होता है करंट अफेयर्स का होता है, जिससे आपका आंसर इनरीच होता है, बेहतर होता है और अच्छे मार्क्स आते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि मेंस में अच्छा मार्क्स लाकर आप फाइनल सिलेक्शन में अपने स्थान को सुरक्षित कर सकते हैं या रैंक बेहतर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके आंसर को अपडेशन चाहिए, बेसिक नॉलेज के साथ साथ अपडेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो 50% इसका होता है 150। आप देख लीजिए अब यहाँ से ये 114 नंबर और ये 150 नंबर यहाँ हम मान लेते हैं ऐसे करंट से जो हमारा बेनिफिट होगा, तो टोटल मिलाकर आपका होता है 264 नंबर, और 264 नंबर है टोटल 600 में। दोनों पेपर 300 300 600 का है, तो आपका ये टोटल रोल हो जाता है 44%। 44% मतलब 44% मार्क्स आपका करंट अफेयर्स का है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि आप करंट अफेयर्स के रोल्स को समझ गए होंगे, इस प्रकार कितना ध्यान हमको उस पर देना है। इसलिए करंट अफेयर्स में केवल टॉपिक सिलेक्ट करके रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं पर नजर रखने की जरूरत है, अपडेट रखने की आवश्यकता है। और चाहे नेशनल इवेंट्स हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हो, बिहार से रिलेटेड न्यूज हो, इकोनॉमी से हो, साइंस टेक से हो, आपका इंडियन पॉलिटी से हो, कॉन्स्टिट्यूशन से हो, या ज्योग्राफिकल किसी घटना से हो, इन्वायरमेंट से हो, उन सारे मुद्दों को ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर नजर रखने की आवश्यकता है, न कि रटना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसको रट लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन लड़ जाएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप जरूर पढ़ें, लेकिन आपका जो अप्रोच हो वह अप्रोच काफी ब्रॉड होना चाहिए, काफी एक्सटेंसिव होना चाहिए समझने सोचने के लिए। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स में बेसिकली 2-3 तरह का चीज आपको समझना है। पहला आपका है नेशनल इश्यूज। इसको आप चार्ट में अलग से बना लेंगे। आप नेशनल इश्यूज से बहुत सारे इशू जो होंगे उसको आप चार्ट में बनाएंगे और उस पर आप पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है इंटरनेशनल इश्यूज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो इसको भी आप, हालांकि बीपीएससी की परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से क्वेश्चन कम रहते हैं, नेशनल इश्यूज रहते हैं। और आईआर इंपॉर्टेंट एक होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। ये केवल रिलेशन की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ, यहाँ इंटरनेशनल इश्यूज अलग है। जैसे ईरान का मैटर हो सकता है, कोरिया का मैटर हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग जो लगा उसका मैटर हो सकता है, सारे इंटरनेशनल इशू में आते हैं। और आईआर में आपको इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन की बात हम लोग अलग से करेंगे। फिर हो जाता है, चौथा हो जाता है अदर्स इशू, या फिर बिहार से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बिहार रिलेटेड, बीपीएससी एग्जामिनेशन है तो बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इस प्रकार से इसको कैटेगराइज करके आप इसको चार्ट बनाएंगे और चार्ट में इन मुद्दों को जो आपको पढ़ना है उसको आप लिखेंगे। इसमें से कुछ इशूज हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से इशूज आप पढ़ेंगे। जैसे आपका आईआर में है, ये जो आईआर आप देख रहे हैं, आईआर में पहला चीज ध्यान रखना है कि इंडिया और इसका नेबरिंग कंट्री, जो पड़ोसी राष्ट्र है भारत का, पड़ोसी राष्ट्र के साथ जो रिश्ते होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि बॉर्डर हमारा टच करता है। इसे रिश्ते हमेशा खट्टे मीठे अनुभवों से जूझता रहता है, जैसा पाकिस्तान और चाइना के साथ आप देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, इंडिया वर्सेज चाइना, इंडिया वर्सेज बांग्लादेश,
इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ये आपको इंडिया भी नेपाल से ही कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, आप देख रहे हैं। इंडिया वर्सेस भूटान, ये इस तरह से इस मुद्दों को आप इन चैप्टर्स को बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग को जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझने के बाद ही आंसर लिखना है। तो इसमें जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करंट मुद्दों को पूछ रहा है, पारंपरिक विवाद को पूछ रहा है, ये आपको देखना है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है इस तरह से कुछ भी, तो यहाँ पर आपको कैटेगराइज कर लेना है कि इन देशों के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमारे रिश्ते कब से किस तरह से, परंपरागत रिश्ते किस प्रकार से डिस्प्यूटेड रहे हैं और डिस्प्यूट का मुद्दा क्या रहा है। मतलब इसका एस्पेक्ट्स देख लेना है कि विवाद के क्षेत्र क्या कहाँ कहाँ है और कौन कौन से इश्यूज उसमें शामिल हैं, कौन कौन से मुद्दे उसमें शामिल हैं, और करंट स्टेटस क्या है, इसका वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसको आप देख लेंगे। और उसके बाद आप कुछ अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि किस प्रकार से इन दो देशों के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं और इंडिया का क्या रोल हो सकता है। मतलब इंडिया के प्रोस्पेक्ट में ही कोई भी बात यहाँ सोचना है। वी हैव टू कीप नेशनल अप्रोच, राष्ट्रीय अप्रोच रखना है, और इंडिया के लिए क्या फायदेमंद होगा, इंडिया को क्या बेहतर करना चाहिए, इस अप्रोच के साथ ही हम लोगों को ऐसे प्रश्न के उत्तर देने हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ऐसा। दूसरा क्या होता है, इंडिया के साथ कुछ रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कमिटीज या पॉलिटिकल ग्रुप्स, व्यापारिक ग्रुप्स ऐसा है, तो उसको आपको समझना। जैसे इंडिया के साथ आपको पढ़ना है सार्क, जिसमें इंडिया इसका मेंबर भी है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपको पढ़ना है ब्रिक्स, ब्रिक्स जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। अभी चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है और हम इसमें शामिल भी हैं, इंडिया और चाइना दोनों इसमें शामिल है, विवाद चल रहा है। G20 में शामिल हैं, फिर भी हम लोग आपस में उलझे हुए हैं। इसी प्रकार बिम्स्टेक, बिम्स्टेक बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा चूंकि चाइना से हमारा डिस्प्यूट है, विवाद अभी चल रहा है, काफी समय से चलता रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे इंडिया का साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ जो रिलेशन है वो मजबूत करने की आवश्यकता है। और उस प्रोस्पेक्ट में कभी कभी यह क्वेश्चन आता है, या आपको ध्यान रखना है, एशियान, एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान को दिमाग में रखना है। और लुकिस्ट पॉलिसी, लुकिस्ट पॉलिसी, और आप जानते हैं एक ईस्ट पॉलिसी, तो इन पर आपको पॉइंट वाइज नोट्स बना करके रखने हैं। इसके साथ साथ आप जब ये सब तैयारी आपका हो जाएगा, इस पर नोट्स बना लेंगे। कुछ इंटरनेशनल इशू जो है, इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि ट्रेड वार है, ट्रेड वार। अब ट्रेड वार में आप देखेंगे कि ये काफी समय से ऐसा अभी चल रहा है, ये युग ही आर्थिक युग है, ट्रेड युग है, और हर कंट्री चाहता है कि उसके देश का ट्रेड सबसे बेहतर हो, उसके देश की GDP सबसे बेहतर हो, अन्य देशों से आगे हो, प्रोस्पेरिटी उसकी ज्यादा हो। आप चाइना का यही देख रहे हैं, अमेरिका का यही देख रहे हैं, तो US और चाइना का ट्रेड वार काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देखेंगे। अमेरिका चाइना ट्रेड वार, इवन कि इंडिया और चाइना आप इसमें कर सकते हैं, इंडिया चाइना ट्रेड वार आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार ने भी अपना स्टेप लिया है चाइना के खिलाफ, उसके 59 ऐप को डिसेबल कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, और अपने देश में सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बहुत पुरजोर कोशिश हो रही है। तरह तरह के सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो नए नए पार्ट्स अब आने वाले हैं, नया नया क्षेत्र हम लोग को मिलेगा, खुलेगा। ये इंडिया के लिए काफी फायदेमंद होगा, हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर ऐसे तैयारी के दौरान इस तरह से ये सब प्रश्न पर ध्यान रखना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में जो हमने बात किया था, नेशनल इश्यूज है, जैसे धारा 377, इसकी संवैधानिकता और नैतिकता, ये दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है कि धारा 377 377 में संवैधानिक प्रावधान से क्या है, IPC का 377 जो आपका है, और 377 इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वर्सेज मॉरलिटी, इन दोनों पर चर्चा करना है। तो आपका इसमें समझना कि ये विवाद आखिर, इसमें मुद्दे आखिर क्या है, चर्चा में क्यों है, ठीक है।
इसमें संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान क्या है, और इसमें जो विवाद है, इश्यूज हैं, मुद्दे उठ रहे हैं, वो मुद्दे क्या हैं और नैतिकता से कितना जुड़ा हुआ है, इसके विषय पर चर्चा करते हुए आप इसका कंक्लूजन फिर अंत में लिखेंगे। इस प्रकार से यह टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो धारा 377। इसके अलावा आप इसमें नोट कर लेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के दौर में हमारे समाज को, हमारे कल्चर को, हमारे मॉरलिटी को, हमारे स्पिरिट को, इवन की इकोनॉमी को, ट्रेड को, पूरे जीवन को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इवन कि प्रेस जो हमारा है, मीडिया है, एक्चुअल जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज सोशल मीडिया उससे कहीं ज्यादा प्रभावी हो रहा है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि जो मेन मीडिया है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसकी तुलना में सोशल मीडिया का प्रभाव भारतीय समाज या विश्व के समाज पर ज्यादा पड़ रहा है, ज्यादा प्रभावित कर रहा है, समाज को, सोसाइटी को ज्यादा मोबिलाइज कर रहा है? क्या आप सहमत हैं? तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो सोशल मीडिया और इसका प्रभाव को दिमाग में आप रखेंगे। फिर हमने बात किया था कि जो करंट इश्यूज है, इस करंट इश्यूज में जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, है ना, क्लाइमेट चेंजिंग, मानसून का डेविएट कर जाना, समय से नहीं आना, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। यह क्वेश्चन इकोनॉमी का भी है, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अब कोरोना वायरस का आपने देखा है, तो इससे संबंधित जो अभी चल रहा है इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। और इसके क्या कारण है, अब क्या उपाय हो सकता है, भारत के लिए क्या करना होगा, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू हो सकता है कि रोजगार के क्या क्या अभी समस्याएं हैं और किस प्रकार से सरकार को स्टेप लेना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए कि रोजगार के साधन बेहतर किया जा सकते हैं, सभी लोगों को भरपेट अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान अवेलेबल करवाया जा सकता है। फॉरेस्ट फायर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा हमने चर्चा किया था, दावा नल बोला जाता है उसको, दावा नल हिंदी में हम लोग कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का दावा नल। इसके क्या कारण है, तो उसमें आप नेचुरल कारण, मानव जनित कारण, इस तरह से बांटकर आप पढ़ें, कैटेगराइज करके आंसर लिखेंगे, कैटेगराइज करके आंसर लिखेंगे। और जहां जहां घटनाएं घटित हो रही है एग्जाम्पल के साथ उसको आप डालेंगे। अमेजन बेसिन में जिस तरह से आपका दावानल घटनाएं हुई थी, उसको आप एग्जाम्पल देते हुए बेहतर तरीके से, और इससे क्या नुकसान होते हैं, क्या उपाय होना चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए, आम जन को क्या करना चाहिए, किस तरह की जागरूकता फैलाया जा सकता है, क्या रोल हो सकता है इसमें मीडिया का भी, सोशल मीडिया का भी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपके इंडियन पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे आपका सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप जरूर देखेंगे, नोट्स में बना करके पॉइंट वाइज इसके प्रावधानों को लिखेंगे। इसके प्रॉस एंड कॉन्स, इसके प्रॉस एंड कॉन्स बहुत जरूरी है। सीए के आप प्रावधान को लिखेंगे, क्या है तो लिखेंगे ही, इसके प्रावधान को आप लिखेंगे, और इसके प्रॉस एंड कॉन्स को, पॉजिटिव नेगेटिव को आप लिखेंगे। और कुछ अगर आवश्यकता महसूस होती है, क्वेश्चन अगर अलाउ करता है, तो आप अपने सुझाव के साथ इसको आंसर को लिखेंगे। और अप्रोच जो होगा वो मीडियल अप्रोच होना चाहिए, ज्यादा आपको वाइस्ड होकर अपना आंसर नहीं लिखना है। ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयारी करेंगे। आर्टिकल 44 भारतीय संविधान का, तो ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आपका है अंतर्राज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, काफी समय से चर्चित रहा है, चाहे वो दक्षिण भारत का कावेरी जल विवाद हो, चाहे सतलज जमुना लिंक नहर का विवाद हो, नर्मदा नदी के मैटर पर बहुत सारे विवाद होते हैं, बिहार में सोन नदी पर बहुत सारा विवाद है, तो गंडक नदी में नेपाल से लेकर कभी मुद्दे उठ जाते हैं। तो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल मुद्दे भी होते हैं। तो इंटरनेशनल में भारत का नेपाल के साथ होगा, चाइना के साथ होगा, लेकिन आप इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को बेहतर तरीके से करेंगे। इसके साथ साथ आप जब आगे और जब तैयारी को जब करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे, तो आप इकोनॉमिक स्लो डाउन के साथ साथ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, इसके पॉइंट्स को आप नोट करके 17 पॉइंट्स से उसको अच्छे तरीके से नोट करके, क्योंकि परीक्षा हॉल में जब इसके पूरे पॉइंटेड आप लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा। हाँ, यहाँ एक बात हम बताना चाहेंगे कि आंसर को
लिखते समय ये पॉइंट वाइज और पैराग्राफ वाइज दो तरह से आंसर हम लोग लिखते हैं। तो बराबर विद्यार्थी का रहता है, क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहता है कि सर इसको आंसर कैसे लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे कि पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। तो ऐसा कोई एकदम फिक्स्ड लाइन एंड लेंथ नहीं है कि हर प्रश्न को हम पॉइंट वाइज लिखें या हर प्रश्न को हम पैराग्राफ वाइज लिखें। ये धीरे धीरे तैयारी करने से धीरे धीरे स्किल डेवलप होता है और आप इसको समझ जाएंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका आंसर पॉइंट वाइज लिखने पर ज्यादा बेहतर होता है, पैराग्राफ में बेहतर नहीं होगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ में बेहतर होते हैं, उसको हम पॉइंट में लेकर नहीं जा सकते। कुछ ऐसे टाइप से प्रश्न आ जाते हैं, निबंधात्मक प्रश्न आ जाते हैं उस तरह से, तो पैराग्राफ वाइज होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है दोनों के अप्रोच को, किसी किसी में दोनों को मिक्स करके हम लोग चलते हैं। तो जो बेटर यहाँ पर होगा, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, बात करेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा। कि कोई प्रश्न आप जब देंगे और उसको कैसे लिखना है आप बात करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका ये ध्यान में रखना है। तो पॉइंट आप बना लेंगे, SDG का पॉइंट बना लेंगे। इसी प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी तो बहुत जरूरी है, हर बार इंपॉर्टेंट होता है। या फिर प्रश्न डायरेक्ट से आए या नहीं आए, इनडायरेक्ट इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो। जैसे हमने पहले बताया था कि करंट अफेयर्स का रोल फर्स्ट पेपर के लिए 38% है और ओवरऑल पूरे पेपर के लिए 38% है आपका 300 वाले फर्स्ट पेपर में, और 44% है 600 का हमने बताया था। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। ये इनडायरेक्ट रोल है, ये डायरेक्ट रोल था जो फर्स्ट पेपर का सेकेंड ग्रुप है, और पूरा को हम अगर करंट अफेयर को जोड़ देते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक में भी, तो इसका 44% डायरेक्ट रोल और इनडायरेक्ट रोल। तो इस तरह से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, सब्सिडी की प्रासंगिकता क्या है, सब्सिडी क्या है या क्यों दी जाती है, क्या उद्देश्य है देने के, और इसके प्रासंगिकता क्या है, व्हाट आर द रिलेवेंसेज, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सब्सिडी को भी आप बढ़िया से तैयारी करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रासंगिकता बहुत जरूरी है, क्या इसको धीरे धीरे खत्म किया जाना चाहिए या अचानक बंद कर देना चाहिए। इसमें आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी डिस्प्यूट होता है, बहुत से डेवलप्ड कंट्री अपने देश में सब्सिडी दे रहे हैं, हम लोग को मना करते हैं। क्या हमें मना करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, या धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहिए, ये विचार इस पे करते हुए हम लोगों को आंसर उस दिशा में जाना है। मेक इन इंडिया एक ये इंपॉर्टेंट है और हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये अभी, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल इशूज में इकोनॉमी का जो मुद्दा है काफी ज्वलंत मुद्दा है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री के साथ हमारा हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री के साथ हो, चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, अमेरिका के साथ हो। तो मेक इन इंडिया में अगर हम अपने देश की बनी वस्तुओं को ज्यादा प्रमोट करते हैं, मेकिंग में भी, एक्सपोर्ट करने में भी, तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे, विदेशी मुद्रा बढ़ेगा, हमारा आय बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट ओवरऑल होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी प्रकार अभी आप देख रहे हैं निजीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे तो ग्लोबलाइजेशन जो आपका है आप पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये पार्ट आपका इस तरह से, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये पार्ट पढ़ेंगे। आर्थिक सुधार का द्वितीय चरण भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसमें अलग से निजीकरण को दिमाग में रखेंगे, प्राइवेटाइजेशन को दिमाग में आप रखेंगे। इस प्राइवेटाइजेशन में आप देख रहे हैं कि बार बार भी चर्चा में आ रहा है, पहले से बहुत से क्षेत्र को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, अभी रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं और कुछ पार्ट में उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। तो क्या यह प्रासंगिक है, क्या ऐसा होना चाहिए? चूंकि ये पहली बार होगा, लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं इस तरह से जो सार्वजनिकरण उसका था, और वर्तमान समय में जब इसका निजीकरण होगा तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो ये देखना है कि इसके रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन हमारी सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के GDP पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आम लोगों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ट्रैफिक सिस्टम बेहतर होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग के समय ये दिमाग नहीं रखना है कि हमको लिखना क्या है। आंसर में ये नहीं होता है कि हम क्या लिखेंगे, आंसर में आप वही लिखेंगे जो आम जनता के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए फायदेमंद है। तो अगर ऐसा करने से जनता को फायदा होता है तो निजीकरण होना चाहिए। अगर सबको बेनिफिट होता है, सबको फायदा होता है, तो वो सही है।
अगर अधिकांश लोगों को घाटा होता है तो सही नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। अधिक मैक्सिमम को बेनिफिट हो तो वह होना चाहिए, मैक्सिमम को लॉस है तो नहीं होना चाहिए। तो ये आप इसको हर एक प्रश्न, ये केवल यही नहीं, हर एक प्रश्न में आप ऐसा उसको आप कर सकते हैं। इसी प्रकार पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी पर्यटन ऐसे भी हम लोग देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए पर्यटन को एक हम लोग अस्त्र रूप में मानते हैं। और चूंकि बिहार जैसे राज्य में संसाधनों की कमी है तो यहाँ पर टूरिज्म को हम लोग एक टूल्स मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के महामारी ने, पैंडेमिक ने पूरे विश्व में समस्या को जन्म दिया है, पूरे विश्व में जो है टूरिज्म को नुकसान पहुंचा है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह चर्चा करना है कि टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट अब क्या है, कोरोना का क्या प्रभाव इस पर पड़ा है और किस प्रकार से इसको हम अब फिर से रिज्यूमिनेट कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। इसमें एक नजरिया आपका विकसित होना चाहिए कि किस प्रकार से टूरिज्म हमारा एक साधन था डेवलपमेंट। जैसे उत्तराखंड को देखेंगे, टूरिज्म ही बेहतर है, बेहतर साधन है वहाँ के जीडीपी का, जीएसडीपी का। तो हमको क्या करना चाहिए कि प्रभाव को आप दिमाग में रखेंगे और कब तक ऐसा होगा और क्या उपाय इसके होने चाहिए, इसके लिए आपको सुझाव भी देने हैं। इस प्रकार से काफी संयमित विचार प्रस्तुत करने की जरूरत यहाँ पर है। इसके अलावा आज के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी योजनाएं होती हैं। सभी योजनाओं को बताया जाना यहाँ पर संभव नहीं है। 2-4 योजनाओं को आप दिमाग में रखेंगे, जैसे सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड योजनाएं, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान संबंधित योजनाएं, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो सरकार चला रही है और हमारे जनजीवन के लिए काफी बेहतर है। इस पे आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार करके जरूर रखेंगे ताकि जब एग्जामिनेशन में आए तो आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसके साथ साथ बजट, जो पिछले बार का बजट है, बजट के मेन प्रावधान को दिमाग में आप रखेंगे तो बजट को आप बेहतर तरीके से इसमें आप अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे अलग अलग सेक्टर का। इसके अलावा जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, उस सर्वे को दिमाग में रखें। 2 चीज को दिमाग में रखना है ताकि इसका फायदा आपको न केवल इकोनॉमी में होगा बल्कि इसका फायदा आप साइंस टेक में भी आवश्यकता पड़ सकती है, करंट अफेयर्स में जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों को ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में आप रखेंगे। इसी प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो करंट से रिलेटेड हो सकते हैं। मेन तो अपना है, जैसे आप रक्षा संबंधी, डिफेंस टेक्नोलॉजी संबंधित है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस रिसर्च है, उसे आप कर सकते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारा चीज तो बेसिक पार्ट है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है, इंपॉर्टेंट होता है जो करंट से रिलेटेड मुद्दे हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसके क्या प्रोस्पेक्ट हैं, क्या क्या इसमें खतरे हैं, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या होना चाहिए, भारत की क्या स्थिति है, ये सारा चीज आपको उसमें चर्चा करना है। स्वच्छ भारत अभियान, जैसे हमने अभी पहले बताया था, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या भूमिका हो सकती है। भारत में, भारत जैसे सघन और विशाल जनसंख्या वाले देश में स्वच्छ भारत अभियान या हेल्थ हजार्ड की बातें, वायरस का जो प्रकोप अभी देख रहे हैं, इसमें ऐसी स्थिति में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है। आप देखेंगे क्वेश्चन उठाकर तो पिछले वर्ष के प्रश्न में हमेशा कुछ मुद्दे को लिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। ऊर्जा सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार इंपॉर्टेंट होता है वो। ऊर्जा के क्षेत्र, ऊर्जा संकट और किस प्रकार से ऊर्जा की हम बचत कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे करें और उसको ट्रांसमिट कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें कि हम ऊर्जा को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, उसको आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। और विज्ञान और तकनीक की क्या भूमिका हो सकती है एनर्जी के मैक्सिमाइजेशन करने में, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप दिमाग में रखते हुए तैयारी करेंगे। फिर आप देखेंगे अभी जो इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, अभी चुनाव का वर्ष है, बिहार में चुनाव होने वाला है, तो आप चुनाव प्रक्रिया पर बेहतर एक पाठ बनाएंगे। चुनाव प्रक्रिया, एक ब्यूरोक्रेसी की भूमिका, आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, आपका सीधे रोल होगा इलेक्शन में, तो आप इलेक्शन में ब्यूरोक्रेट्स की क्या भूमिका होगी या स्वतंत्र चुनाव निष्पादन करवाने में नौकरशाही क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। और चुनाव सुधार बहुत सारी कमिटीज के रिकमेंडेशन है, रिपोर्ट्स हैं, और अपने सुझाव दे सकते हैं जो आपने देखा है इलेक्शन में, जो यहाँ समस्याएं होती हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं, बूथ लूट की समस्या होती है, बोगस वोटिंग की समस्याएं होती हैं, तो इस सबको आप देखेंगे। और माल प्रैक्टिसेस होता है, धन बल का प्रयोग होता है, तो इस सबको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको सरकार ने
चुनाव आयोग ने, कोर्ट ने, विभिन्न कमिटीज के द्वारा बहुत सारे आए हैं, यहाँ पर विचार व्यक्त किए गए हैं, सुझाव आए हुए हैं, रिकमेंडेशन दिया गया है। फिर भी आपको इन्हीं सुझावों में से जो अच्छा लगता है उसको पॉइंट करके अपना कुछ अगर नया कुछ लगता है तो उसको आप जरूर इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा लोकपाल, लोकपाल काफी चर्चित, काफी इंपॉर्टेंट है, लोकपाल और लोकायुक्त, इसको भी आप तैयारी करके ही जाएंगे। तो हम समझते हैं कि काफी कुछ यहाँ पर बताया गया है। एक वीडियो में बहुत ज्यादा बताना संभव भी नहीं होता है, काफी लंबा वीडियो हम जानते हैं स्टूडेंट्स को पसंद भी नहीं आता है लंबा वीडियो देखना। तो इस प्रकार से आप ये सारा चीज ऐसे करेंगे तो हम समझते हैं कि आपको काफी कुछ तैयारी करने में सहायता मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे, जिस प्रकार से हमने करंट अफेयर्स का वेटेज दिखाया है उसी प्रकार आप यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के वेटेज को भी आप देखना चाहेंगे, देख सकते हैं। 2 ही लिखना है, 4 में से 2 लिखना है। 36 मार्क्स का होता है, 72 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 300 में 72 दैट इज 24%। तो फर्स्ट पेपर का ये 24%, इसको हम 25 ही मान लेते हैं, मतलब 1/4 रोल इसका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब तो इसमें DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन रहता है। इसमें आपका जैसे पाई चार्ट है, वेन डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, सेक्टोरियल बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, ओजाइव ओगिव जो तोरण बोलते हैं, ये सारे पार्ट्स होते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, काफी आसान होते हैं। जो विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी मैथ के होते हैं या साइंस के होते हैं, जो विद्यार्थी मैथ या साइंस के होते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी साइंस के नहीं हैं, आर्ट्स के हैं, उन लोगों के सामने ये समस्याएं आती हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप डरे नहीं, आप लड़ें, इसको आप मेहनत करें, लेबर करें। आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं, बहुत भारी नहीं है। पहले जो एग्जामिनेशन होता था, हम लोग ने एग्जामिनेशन दिया था और जब हम लोग सफल हुए थे उस समय का स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे पार्ट्स हुआ करते थे, बहुत ज्यादा पढ़ना होता था। लेकिन अब तो DI में ये सारा चीज रहता है, बहुत आसान है। बेसिक मैथ्स है, परसेंटेज एवरेज को बेहतर तरीके से जानना है आपको, और उससे ज्यादा इसमें कुछ रहता नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, 4-5 साल क्वेश्चन देख लेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन बैंक्स अलग से जो सेट होता है उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, उससे आप कर सकते हैं। बहुत सारा मैगजीन में भी रहता है DI का पार्ट, उससे बार बार प्रैक्टिस करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसा कहा गया है। तो आप इसका प्रैक्टिस करें, इसलिए मैं इसमें जोड़ दिया हूँ कि करंट के साथ इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से आप 72 में 72 मार्क्स आएगा। साइंस वाले का तो आएगा ही आएगा, आर्ट्स वाले भी मेहनत करेंगे। अगर 72 नहीं भी आता है, थोड़ा कुछ अगर कहीं मार्क्स कटता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, आप भागे नहीं, इससे दूर मत हों। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स थे और स्टैट उनका गड़बड़ हो गया तो रिजल्ट में नहीं आ पाए, या रिजल्ट में आया भी तो फाइनल नहीं हुआ क्योंकि मार्क्स कम रह गया मेंस में। मैंने पहले बताया कि मेंस में आप अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें। हाँ, इसके बावजूद अगर स्टैट्स में दिक्कत है तो घबराएं नहीं, आप कोशिश करें, बाकी पार्ट्स को और बेहतर करें और बेहतर करें और बेहतर करें। दैट्स ऑल। और इस परीक्षा के लिए मैं आपको हृदय से ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।